मैं ट्रवीना यादव। नमस्कार मित्रों, मैं ट्रवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल के जो हमारा लेक्चर था, यानी इससे पूर्व का जो हमारा लेक्चर था, उसमें हम स्विट्ज़रलैंड का संविधान पढ़ रहे थे बीए पार्ट सेकंड में। उसमें हमने स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताएं देखी थी, उसके गठन के बारे में पढ़ा था। आज का जो लेक्चर है वो स्विट्ज़रलैंड के संविधान की एक अनोखी विशेषता, वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है जो विश्व में आज कहीं भी नहीं है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो ये जो हमारा लेक्चर है वो स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पे है, यानी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्थापित हुआ है, क्या क्या अधिकार हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र शासन का बहुत पुराना रूप है। प्राचीन एथेंस व रोम में ये व्यवस्था प्रचलित थी, जब सभी स्वतंत्र और वयस्क पुरुष अपनी नगर सभा में निर्णय लेते थे तथा उन्हीं के पास सत्ता होती थी। देखिए, प्राचीन यदि हम एथेंस को देखें, रोम को देखें, तो वहाँ ये सिस्टम था, वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र था। सभी जो वयस्क और स्वतंत्र स्त्री पुरुष होते थे, स्त्री नहीं, सभी जो वयस्क पुरुष होते थे वो नगर सभा में भाग लेते थे और वहाँ पर राज्य के संबंध में जो नगर राज्य होते थे उनके संबंध में निर्णय लिया जाता था। यानी सारी सत्ता जो थी वो नगर के सभी स्वतंत्र एवं वयस्क पुरुषों के हाथ में थी। इसे शुद्ध या प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता था। लेकिन आधुनिक युग में लोकतंत्र का नया रूप स्थापित हुआ है जिसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि शासन भी कहते हैं। जब छोटे छोटे नगर राज्य होते थे तब लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप प्रचलित था, किंतु अब बड़े बड़े राष्ट्र राज्य हो गए हैं जिनकी जनसंख्या करोड़ों में है। अतः लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष रूप विकसित हुआ जिसमें सत्ता का वास जनता में होता है, किंतु इसका प्रयोग उसके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होता है जो अपने निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि स्विट्ज़रलैंड में लोकतंत्र के दोनों रूप मिलते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी। यहाँ संघीय सभा के सदस्यों के चुनाव होते हैं, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की यहाँ 3 संस्थाएं क्रियाशील हैं। पहली, जिसे हम उपक्रम या प्रस्तावाधिकार कहते हैं, इससे पूर्व हमने इनको थोड़ा सा समझा था, आज हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। दूसरी, जनमत संग्रह या लोक निर्णय कहा जाता है, जिसे रेफरेंडम। और तीसरी है नगर सभा। तो सबसे पहले हम उपक्रम को समझते हैं। उपक्रम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक संस्था है जो इस देश में क्रियाशील है। यहाँ कम से कम 1 लाख मतदाता अपने हस्ताक्षरों से अपना प्रस्ताव सरकार को भेज सकते हैं। यानी कानून बनाने से पहले 1 लाख मतदाता अपना हस्ताक्षर करके कोई भी प्रस्ताव किसके पास भेज सकते हैं? सरकार के पास भेज सकते हैं और यह आग्रह कर सकते हैं कि उसके आधार पर क्या बना दिया जाए? कानून बना दिया जाए। यदि संघीय सभा, जिसे वहाँ की संसद कहा जाता है, यदि वहाँ की संघीय सभा उस प्रस्ताव के अनुसार बिल पास करती है तो कानून बन जाता है। लेकिन यदि वह बिल संविधान में संशोधन करता है या बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, तो फिर उसे संघीय सभा क्या करती है? लोक निर्णय हेतु जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। यानी मान लो कानून से रिलेटेड है तो कानून बन जाता है। लेकिन यदि संविधान में संशोधन से संबंधित है या कोई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो उसे संघीय सभा क्या करती है? रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह के लिए, लोक निर्णय के लिए जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और बहुमत द्वारा समर्थन के बाद वह कानून बन जाता है। यदि जनता रेफरेंडम में उसको पास कर देती है बहुमत से तो कानून बन जाता है। स्पष्ट है कि यह व्यवस्था लोगों को वैधानिक अधिकार देती है कि वह अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के ऊपर अपनी इच्छा आरोपित कर सके। ऐसा प्रस्ताव कोई याचिका नहीं है जिस पर व्यवस्थापिका अपना निर्णय दे या नहीं। यह उनका, स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं, उनका एक वैधानिक अधिकार है।
जिसकी वहाँ की जो व्यवस्थापिका है, वहाँ की जो विधायिका है यानी संघीय सभा है, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती। तो ये वहाँ की जो है उपक्रम है। स्विट्जरलैंड में प्रचलित उपक्रम या प्रस्तावाधिकार दो प्रकार हैं, एक संवैधानिक, दूसरा वैधानिक। संवैधानिक उपक्रम का संबंध केवल केंद्रीय सरकार से, अतः कम से कम 1 लाख मतदाता अपने हस्ताक्षरों से संविधान में पूर्ण या आंशिक संशोधन का प्रस्ताव अपनी सरकार को भेज सकते हैं, और यह प्रस्ताव निर्मित अथवा पूर्णतः लिखित हो सकता है, मात्र अनिर्मित अथवा रूपरेखा मात्र भी हो सकता है, केवल रूपरेखा तैयार करके भेज दें। यदि अनिर्मित है तो संघीय सब कार्यपालिका उसे पूर्ण रूप से लिखकर तैयार करती है, लेकिन कैंटनों में, उन कैंटनों में जहाँ नगर सभा नहीं है, नगर सभा क्रियाशील नहीं है, वहाँ के जो 5 कैंटन है जहाँ पर नगर सभा क्रियाशील है, उनके अलावा साधारण विधायन के लिए उपक्रम की व्यवस्था की गई, किंतु वहाँ मतदाताओं की न्यूनतम संख्या भिन्न भिन्न है। मुख्य बात यह है कि जब व्यवस्थापिका के समक्ष ऐसा प्रस्ताव आता है तो उसे पास करके कानून का रूप दिया जाना चाहिए। यदि व्यवस्थापिका ऐसा करने के पक्ष में नहीं है तो फिर उस पर क्या करवाया जाता है, लोक निर्णय या रेफरेंडम करवाया जाता है। ठीक है। दूसरी जो संस्था है जिसे लोक निर्णय रेफरेंडम कहा जाता है, जनमत संग्रह भी कह देते हैं, जिसका अर्थ है कि किसी भी मामले के अंतिम निपटान के लिए उसे मतदाताओं के समर्थन के लिए पेश करना और उसी के निर्णय को अंतिम रूप से स्वीकार करना। देखिए रेफरेंडम में क्या होता है, मान लो सरकार कोई भी कानून बनाना चाह रही है या कुछ संशोधन का प्रस्ताव है तो उसको अंतिम रूप देना है, तो अंतिम रूप से फिर वो किसके सामने प्रस्तुत करती है, मतदाताओं के सामने प्रस्तुत करती है, उसके ऊपर लोक निर्णय करवाया जाता है और उसके आधार पर क्या किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। किसी भी जटिल मामले को तय करने के लिए इस विधि को प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में यह व्यवस्था है कि यदि वह संविधान में संशोधन का बिल है या अति महत्वपूर्ण बिल है तो उस पर लोक निर्णय अवश्य होगा या मतदाताओं की तथा कैंटनों की न्यूनतम निश्चित संख्या निर्धारित समय के भीतर यह मांग कर सकती है कि अमुक प्रावधान को लागू करने से पूर्व उस पर जनमत संग्रह करवाया जाए। स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय का तरीका 1778 से चालू है, जबकि उपक्रम को 1892 में लागू किया गया था। किंतु लोक निर्णय दो प्रकार का है, अनिवार्य और वैकल्पिक। यदि संघीय सभा संविधान में पूर्ण या आंशिक संशोधन करना चाहती है तो उस पर लोक निर्णय अनिवार्य होगा, यानी करवाना ही पड़ेगा। और यदि संघीय सभा किसी भी साधारण बिल को अति महत्वपूर्ण घोषित करती है और उस पर भी लोक निर्णय होगा, लेकिन अन्य किसी भी बिल पर लोक निर्णय हो सकता है। यदि कम से कम 50,000 मतदाता अथवा 8 कैंटनों की सरकारों की ओर से ऐसी मांग उठे कि कैंटनों की स्थिति भिन्न है क्योंकि किसी कैंटन के सार्वजनिक महत्व की किसी योजना पर भी लोक निर्णय कराना ज़रूरी है। किसी महत्वपूर्ण विषय पर जब लोक निर्णय करवाया जाता तो वो ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं। और संविधान संशोधन से संबंधित जब कोई लोक निर्णय करवाया जाता तो अनिवार्य लोक निर्णय होता, करवाना ही होता सरकार को। तीसरी जो महत्वपूर्ण संस्था है वो है नगर सभा। स्विट्जरलैंड के 5 बहुत छोटे प्रांत, ग्लैरस, अपेंजल आउटर रोहोडस, अपेंजल इनर रोहोडस, ओवाल्डेन और निडवाल्डेन, ये जो वहाँ के छोटे प्रांत हैं उनमें नगर संसद व्यवस्था है, यानी यहाँ विधानसभा के चुनाव नहीं होते क्योंकि सभी वयस्क नागरिक अपनी नगर सभा के सदस्य हैं जो अपने निर्णयों से अपने प्रांत का शासन चलाते हैं। छोटे हैं इसलिए वहाँ नगर सभा है, सभी जो वयस्क होते हैं उसके मेंबर होते हैं और यही लोग मिलकर निर्णय लेते हैं और वहाँ का शासन चलाते हैं। यदि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की हम आलोचनात्मक समीक्षा करें तो उसके पक्ष व विपक्ष में कई बिंदु प्रस्तुत किए जाते हैं। कहा जा सकता है कि यहाँ वास्तविक सत्ता जनता के पास है जो उनके द्वारा प्रत्यक्ष विधायन तथा लोक निषेधाधिकार के रूप में व्यक्त होती है। लोग अपने निर्वाचकों को चुनते हैं फिर भी अपनी सत्ता अपने हाथों में रखते हैं।
यह लोक प्रभुसत्ता का ज्वलंत उदाहरण है। दूसरा, यह व्यवस्था मतदाताओं व उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच हमेशा क्या बनाए रखती है, निरंतर निकट संपर्क बनाए रखती है। इसलिए जो निर्वाचित प्रतिनिधिगण होते हैं वो कभी भी उद्दंडी नहीं हो सकते, जैसा अन्य देशों में देखा जाता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो ये है कि दोनों व्यवस्थाएं क्रियाशील रहती हैं, जो लोगों के मन में राजनीतिक सक्रियता के भाव पैदा करती हैं। यानी जो मतदाता है वो निरंतर क्या रहते हैं, राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हैं। इससे यहाँ के शासन की वैधता बनी रहती है और समय समय पर इस बात की पुष्टि होती रहती है कि जिन लोगों में प्रभुसत्ता का वास होता है उन्हीं को स्वयं अपनी संसद के भंग करने व उसके निषेध का अधिकार भी होता है। यानी जिनमें वास्तविक लोक प्रभुसत्ता है वो अपनी संसद को भंग भी कर सकते हैं, उसे रोक भी सकते हैं, वीटो भी कर सकते हैं। किंतु इसके कुछ अवगुण भी हैं। पहला अवगुण है कि इसने व्यवस्थापिका का जो महत्व है, वहाँ की जो संघीय सभा है उसके महत्व को कम कर दिया। साधारण लोग जो राजनीतिक विषयों के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते अपनी व्यवस्थापिका पर हावी हो जाते हैं। वे प्रगतिवादी प्रयासों का विरोध करते हैं। यही कारण है कि कई बार ये प्रस्ताव गिर गया कि इस देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होना चाहिए। वहाँ पर यूएन का मेंबर होने के लिए कई बार ये प्रस्ताव लाया गया, लेकिन काफ़ी बार ये पास नहीं हो पाया। तो कई बार ये प्रगतिवादी जो प्रयास होते हैं उनको रोक देते हैं। इसलिए तथ्य दर्शाते हैं कि दलों के जो चतुर नेतागण मतदाता होते हैं वो अपने लाभ के लिए लोक निर्णय की विधियों का प्रयोग करते हैं। इसलिए थोड़े थोड़े अंतराल के बाद सारे देश में किसी भी बिल या प्रस्ताव को पास करने या उसे लागू होने से रोकने के लिए मतदान होता रहता है, जो अपने कार्यों में व्यस्त लोगों की असुविधा का कारण बन चुका है। कई लोगों को इससे असुविधा होती है क्योंकि वो बार बार मतदान होते रहते हैं तो वे अपने कार्यों में जो व्यस्तता होती है उसके कारण इससे परेशान होते हैं। ऐसा लगता है कि लोग इस लोकतंत्र से थक चुके हैं। और फिर भी दोनों पक्षों की यदि समीक्षा करें तो इसके बाद हम अंतिम रूप से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि लोगों से ये प्रश्न पूछा जाए कि वे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अनुभवों को कैसे लेते हैं, तो शायद निसंदेह ही उनका जो उत्तर है वो क्या होना चाहिए, हाँ में होगा। उनको अच्छा ही लगेगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसलिए अंतिम रूप से हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संस्थाओं ने ही स्विट्जरलैंड के संविधान को अनूठी महत्वता प्रदान की है। उसे विश्व के प्रमुख संविधानों के अध्ययन में शामिल किया जाता है। यहाँ अपनी बहुत पुरानी संस्थाओं को बनाए रखा गया है और उनका इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों ने भी किसी न किसी मात्रा में इन उपक्रमों को अपनाया है। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो स्विट्जरलैंड में निर्वाचित जो प्रतिनिधि है, नहीं, स्विट्जरलैंड के जो मतदाता है उनका वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है। तो ये था स्विट्जरलैंड का प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। देखिए, ये विशेषता आपको विश्व के और किसी संविधान में नहीं मिलेगी और शायद यही रीज़न है कि हमें स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ की कुछ अनूठी विशेषताएं हैं। वहाँ बहुल कार्यपालिका है, वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण हैं। आज भी वहाँ के जो मतदाता हैं उनको उतना ही महत्व प्राप्त है। आज भी वो राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हैं और अपना राजनीति में, कानून निर्माण में अपना योगदान देते हैं। लेकिन आलोचकों द्वारा कुछ आलोचनाएं की जाती हैं, तो आलोचनाएं तो हर एक बिंदु की कुछ ना कुछ हो सकती हैं, लेकिन फिर भी अंतिम रूप से यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं ये मतदाता की दृष्टि से यदि हम देखें तो शायद उसको अच्छा ही लगेगा कि वास्तविक निर्णय में, वास्तविक कानून निर्माण में उसका इतना महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम स्विट्जरलैंड की जो संघीय कार्यपालिका, उसके गठन और वहाँ की जो बहुल कार्यपालिका में कहते हैं जिसे, उसके गठन, कार्यकाल, अध्यक्ष वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके पश्चात फिर हम वहाँ की संघीय व्यवस्थापिका को देखेंगे, उनकी शक्तियाँ और कार्य के संबंध में अध्ययन करेंगे। वहाँ का जो
संघीय न्यायालय है जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, उसके बारे में भी हम अपने आगे के लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो फिर हमारे एक संविधान बचेगा, जापान का संविधान, और ये पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।